गुड मॉर्निंग। अपन ने कल पढ़ा था मूल अधिकार। मूल अधिकार में जो भारतीय संविधान द्वारा दूसरा मूल अधिकार था, उसमें एक अधिकार है मूल अधिकार शिक्षा का। जब हमारे संविधान में 86 यानी 86वां जब संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया, जब 86 वहां संशोधन संविधान में किया गया, तो उस समय 86 में संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया। जब अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया तो उसमें ये व्यवस्था की गई कि शिक्षा है वो मौलिक अधिकार है। व्यक्ति शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। इसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई, जिसके लिए 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों के लिए ये तय किया गया कि इन बालकों को, जिनकी उम्र 6 से 14 है, उन्हें निश्चित रूप से राज्य का दायित्व है कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। शिक्षा देने के लिए राज्य उनसे किसी भी तरह का शुल्क वसूल नहीं। अब इस अनुच्छेद 21 को इस अनुच्छेद में यह तय किया गया कि अभिभावक का ये उत्तरदायित्व है, बच्चे के अभिभावक का ये उत्तरदायित्व है कि वो जब बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष के मध्य है तो निश्चित उसे शिक्षा प्राप्त करने विद्यालय भेजेगा। इस तरह से शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार दिया गया। पहले शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया था, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल थे, परंतु अब 86 में संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 21 के जोड़कर शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी और बालक के अभिभावक को भी ये उत्तरदायित्व है कि वो बच्चे को निश्चित रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजेगा। इस तरह से शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो गया। उसके बाद में आता है बंदीकरण से संरक्षण। जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है और उसे बंदी बना लिया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 22, संविधान में अनुच्छेद 22 के तहत बंदी व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए। यानी जो व्यक्ति किसी अपराध करने के आरोप में बंदी बना लिया गया, उसे भी कुछ अधिकार दिए गए कि वे कौन कौन से अधिकार थे। नंबर 1, पहले उस बंदी को यह अधिकार है, वो ये जान सकता है कि उसे किस आरोप के अंतर्गत बंदी बनाया गया। उस बंदी को क्या अधिकार दिया गया कि उसे ये जानने का अधिकार है
कि उसे किस आरोप के तहत बंदी बनाया गया, यानी उसके ऊपर क्या चार्जेस है। नंबर 2, वह अपनी इच्छानुसार कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता। यदि बंदी ये चाहे कि उसे कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो बंदी को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, उसकी व्यवस्था की जाती है, जिससे वो अपने ऊपर लगे हुए आरोप को मुक्त करने का प्रयास कर सके। तीसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर बंदी को न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होता है। जब कोई किसी भी व्यक्ति बंदी बना लिया किसी भी आरोप में, तो पुलिस के लिए ये जरूरी है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर 24 आवर के अंदर न्यायाधीश के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। तो इस तरह से बंदी संरक्षण के लिए अनुच्छेद 22 के तहत बंदी व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए। कौन कौन से थे? पहला क्या बताया कि बंदी को यह जानने का अधिकार है कि उसे किस आरोप में बंदी बनाया गया। दूसरा, बंदी बनाए गए व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर 3, बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश या न्यायालय में पेश करना पड़ता है। तो इस तरह से बंदी के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 22 के तहत उसे बंदी व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए। अब है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी क्या, किसे कहते हैं निवारक नजरबंदी? यदि बिना कोई कानूनी या न्यायिक प्रक्रिया अपनाए हुए किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, उसे निवारक नजरबंदी कहा जाता है। निवारक नजरबंदी क्या है? बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, न उसे ये बताया जाता कि तेरे ऊपर ये आरोप है, तुझे इसलिए बंदी बनाया गया है, तो 3 महीने की उसे बंदी बना लिया जाता है, तो उसे निवारक नजरबंदी कहा जाता है। यानी बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंद कर दिया जाता है, उसे निवारक नजरबंदी कहा जाता है। अब ये जो निवारक नजरबंदी की प्रक्रिया है, उसके अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि और निवारक निरोध अधिनियम का मूल्यांकन करें। निवारक नजरबंदी कब की जाती है? जब राज्य को ये आभास हो जाए कि अमुक व्यक्ति के कारण कानूनी शासन करने की प्रक्रिया में व्यवधान आ सकता है या कोई दंगा हो सकता है और उससे शांति भंग हो सकती है। उस परिस्थिति में उसे नजरबंद कर लिया जाता है और उस नजरबंदी की जो अधिकतम अवधि होती है वो होती है 3 साल 3 माह। कितने समय के लिए? 3 माह के लिए उसे नजरबंद किया जा सकता है। कब? जब राज्य को यह आभास हो जाए कि उस व्यक्ति के कारण शांति व्यवस्था भंग हो सकती है या अन्य कोई विद्रोह हो सकता है, तो उसे 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। उसे निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसमें किसी भी
न्यायिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता। अब इसके अंदर जब 3 महीने का समय हो जाता है तो उससे ज्यादा उसे इसके अंदर बंदी नहीं बनाया जा सकता, और इसके लिए परामर्शदात्री समिति यदि ज्यादा समय के लिए उसे नजरबंद रखना है तो परामर्शदाता समिति, जिसमें एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी सदस्य हो, वो अनुमति दे तभी उसे इस समय से ज्यादा समय के लिए बंदी बनाए रखा जा सकता। अब इसके लिए पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। दिसंबर 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। एक अध्यादेश के तहत और उस अध्यादेश के बाद एक अध्यादेश लाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम दिसंबर 1980 में। फिर ये अधिनियम कानून में परिवर्तित हो गया, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ने कानून का रूप धारण कर लिया। और 1984 में इस कानून में पुनः संशोधन किया गया और कुछ बातें इसमें अतिरिक्त जोड़ी गई। इसका क्या जोड़ा गया कि किसी व्यक्ति की नजरबंदी के आदेश की अवधि खत्म होने, आदेश रद्द हो जाने अथवा वापस लिए जाने के बाद नया आदेश जारी करके उसे नजरबंद किया जा सकता है। यानी 3 महीने का समय खत्म हो गया तो नया आदेश जारी करके ये संशोधन किया गया 1984 में, और कि उसे नया आदेश देकर पुनः 3 महीने के लिए उसे बंदी बनाया जा सकता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसमें क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की श्रेणी का एक कानून विदेशी संरक्षण, मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोधक अधिनियम 1974, विदेशी मुद्रा की जो तस्करी है उसके लिए एक अधिनियम लाया गया था 1974, उसके तहत भी इसमें बंदी बनाया जा सकता। फिर गैर कानूनी गतिविधि निवारण अध्यादेश, यानी कोई व्यक्ति ऐसे क्रियाकलाप करता है जो विधि सम्मत नहीं है तो गैर कानूनी गतिविधि निवारण अध्यादेश ये तय करता है कि उसको बंदी बनाया जा सकता है। इसे पोटा कानून जब समाप्त हो गया, जब पोटा का अंत हो गया, उसके बाद में 2004 में जब पोटा समाप्त हो गया था तो गैर कानूनी गतिविधि नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। इससे पोटो के कई प्रावधानों को, पोटो में जो पहले प्रावधान रखे गए थे, पोटो में जो पहले प्रावधान रखे गए थे उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो गैर कानूनी गतिविधियों निवारण अधिनियम 2004 में आया। इससे पहले इसका स्थान किसने लिया था? पोटो ने। फिर इसमें कुछ संशोधन करके सन 2004 में पोटो की जगह गैर कानूनी गतिविधि निवारण अध्यादेश आया। इस अध्यादेश में कुछ धाराएं तो पोटो की लागू रही, जो पोटो में थी वैसी की वैसी लागू रही, और उसी के और कुछ उसमें नया जोड़ा गया। अब है निवारक निरोध अधिनियम का मूल
उसका मूल्यांकन अपन देखें कि इस अधिनियम की अत्यधिक उपयोगिता है। क्यों? कि ये जो अधिनियम है, भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कई दशकों से आतंकवाद का दंश भारत झेल रहा है। उस आतंकवाद के दंश को समाप्त करने के इस कानून की जरूरत थी, इस अध्यादेश की जरूरत थी, इस अधिनियम की जरूरत थी कि उनके आतंकवादी यानी जो राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधियों का संचालन करते हैं, समाज का अहित करते हैं, राष्ट्र का हित करते हैं, राष्ट्र की एकता को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें इसके तहत कठोर दंड देने का प्रावधान है। परंतु इसकी कुछ जो आलोचना के रूप में कह सकते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए जेल में डाला जा सकता है। इसलिए इस अधिनियम को प्रजातंत्र के लिए घातक भी माना जाता है कि यदि शासन अपने विरोधियों पर इसका झूठा इस्तेमाल करने लग जाए वो उचित नहीं है। इस तरह से निवारक निरोध अधिनियम आतंकवाद यानी जो राष्ट्र के विरुद्ध काम करते हैं, समाज के विरुद्ध काम करते हैं, राष्ट्रीय एकता को खंडित करने के लिए काम करते हैं, उनका ये अति उत्तम है जिससे उनको कठोर से कठोर दंड दिया जा सकता है। परंतु यदि इसका दुरुपयोग करने लग जाए सरकार, वो उचित नहीं है। यानी अपने राजनीतिक विरोधियों को बिना कारण बताए हुए वो जेल में डालने लग जाए तो ये इसका कानून में उचित नहीं है और वो प्रजातंत्र के लिए घातक है।